आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है लहासा की ओर और लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन को लेकर उपस्थित हूँ। यह हिंदी लेखन की एक यात्रा वृतांत शैली है जिसमें हम अपने किसी यात्रा के अनुभव को लिखते हैं। तो इस पाठ से हम अपने यात्रा के वृतांत को कैसे लिखेंगे, इस लेखन शैली को भी सीखेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में लिखे गए चीज़ों को भी प्रश्नोत्तर के महत्व को देखते हुए समझेंगे। तो मैं इस पाठ का सारांश आप सभी को सुनाऊंगा। इन निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेते हुए मैं इस संपूर्ण पाठ का सारांश आपको सुनाऊंगा, क्योंकि किसी भी पाठ के संक्षिप्तीकरण से हम उस पूरे पाठ को याद कर सकते हैं और उस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का एक मुख्य मार्ग है। हरी कलिड़ पहाड़ का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। आज कई फौजी मकानें गिर चुकी हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। पहले यहाँ चीनी सेना रहती थी, जो कि अब वो जगह छोड़ के चली गई है। तिब्बत का सामाजिक जीवन। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती है। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौड़ी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी बोलते हैं, में परोसी जाती है। ठहरने का प्रबंध। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला, परित्यक्त का अर्थ छोड़ा हुआ होता है। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी जो रोड टैक्स होता है। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठी उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोड़ला के आखिरी गांव में ठहरने का अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़े पर सवार होकर यहाँ आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा पर आए थे। तिब्बत में प्रायः भिखमंगे या गरीब आदमी को रहने की जगह आसानी से मिल जाती है। थाड़ा ठोड़ला का जंगल। डांडा तिब्बत के खतरनाक स्थलों में से है। यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उसके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्चे नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतार कर भीख मांगने लगते हैं। क्योंकि वहाँ पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए लोगों के मन में पुलिस का भय ही नहीं है। सभी लोग हथियार लेके घूमते हैं और छोटी मोटी चोरियों के लिए भी लोगों को मार देते हैं। इसलिए लेखक भिखमंगे के वेश में है और जहाँ खतरा महसूस होता है टोपी उतार कर भीख मांगना शुरू कर देता है। अब आते हैं घोड़े पर यात्रा। एक सुबह जब रास्ता चलते चलते एक और दिन गुजरता है तो 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर लंगकौर पहुंचना था, इसलिए लेखक ने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वह डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे, न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान
पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सिंहों तथा रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया है। उतराई में भटकाव। अब इस सारांश का अगला हिस्सा है उतराई में भटकाव। जब ऊपर तो चढ़ गए 17,000 18,000 फीट, जब वहाँ से उतरने की बारी आई, अब उतराई आ गई। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता है तो और पिछड़ जाता है। आगे से 2 रास्ते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह दूसरे रास्ते से चला गया था। वह गुस्से में भी था। वह एक मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरी। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। लेखक को दूसरी बार वहाँ ये सुविधाएं इसलिए हो रही थीं क्योंकि इस बार वो मंगोल भिक्षु सुमति के साथ था और सुमति के वहाँ बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। इस वजह से इस बार लेखक को यात्रा में सहूलियत हो रही थी। तिब्बत की तेज धूप। अच्छा, हम लोग हैं तिहरी समाधि गिरी पर। अब वे तिहरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिहरी समाधि गिरी, तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बने होते हैं। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों के नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया। तिब्बत की धूप। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10 से 11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जल रहा था, तो पीछे का कंधा बर्फ का सा ठंडा था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ता था। वहाँ एक तरफ सामने से तीखी धूप होती थी तो बहुत ऊंचाई होने की वजह से दूसरी तरफ उतनी ही ठंड जिधर धूप नहीं लग रही। शेकर विहार। अब हमारे सारांश का आखिरी हिस्सा। तिब्बत की ज़मीनें छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है। हर जागीर बेगार मजदूर से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुँचे। उनका मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसे कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ वहाँ रखी हुई थीं। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। इस प्रकार इस पूरे पाठ में ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर मैंने चर्चा की। खास बात यह है कि ये जो पाठ है 1930 के आसपास जब राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अपनाया, तो उस समय उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। ये उस समय के तिब्बत का सामाजिक और भौगोलिक चित्रण इस पाठ में दिया गया है। सामाजिक स्थिति में यह बताया गया है कि तिब्बत जो है वहाँ छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी बीमारियाँ नहीं हैं, कुरीतियाँ नहीं हैं। वहाँ लोग काफ़ी खुले तरीके से रहते हैं। कोई किसी के घर में आ जा सकता है। हाँ, निम्न कोटि के भिखमंगों से वहाँ लोग बचते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर पुलिस वगैरह का अच्छा प्रबंध नहीं होने के कारण भी समस्याएं होती हैं और काफ़ी पर्वत पहाड़ हैं, इसलिए रास्ता काफ़ी रास्ते की स्थिति काफ़ी बुरी है। इस प्रकार लेखक ने अपने तिब्बत यात्रा का विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इस पाठ से हम 2 चीज़ें सीख सकते हैं। एक,
1930 के समय में तिब्बत की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान इस पाठ के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, किस प्रकार हम किसी यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वो सीखने लायक है। हिंदी के पाठों में निम्नलिखित विद्याओं से हमारा परिचय कराया जाता है, कभी यात्रा वृत्तांत, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र, कभी कहानी, कभी एकांकी। उसी लेखन शैली में से एक लेखन शैली है यात्रा वृत्तांत। तो इस पाठ के माध्यम से हम अपनी यात्राओं के बारे में कैसे लिखें, ये भी सीखने को मिलेगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम आगे के पाठों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।